प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से 5वां अध्याय, जो काव्य खंड में से है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप देखो बच्चों, यह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और समझेंगे, कंठस्थ करेंगे। इसमें से छोटे प्रश्न आएंगे, आप अभी समझ लोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से वह याद हो जाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें और हम शुरू करते हैं। देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। अब यह देखिए, सबसे पहले तो कि निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे आप अपने गांव में ही पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से जो भी नज़दीकी विद्यालय था, वहाँ उन्होंने 9वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा को पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से, स्वाध्याय होता है स्वयं अध्ययन करना, स्वयं के अध्ययन से संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। देखो, स्वयं अध्ययन से किया है, तो स्वयं अध्ययन से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। अब संगीत और दर्शन शास्त्र, संगीत भी एक अलग से विषय है जिसमें उन्होंने अध्ययन किया, और दर्शन शास्त्र यह भी एक अलग से विषय है जिसमें उन्होंने अलग से अध्ययन किया, और इसमें भी उन्होंने महारत हासिल की है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, यह हमारे समाज सुधारक रहे हैं दोनों। इनकी विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। मतलब ये रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद समाज सुधारक रहे हैं। इनकी विचारधारा हमेशा समाज को सुधारने की, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की ऐसी विचारधारा रही, और उसी के लिए उन्होंने प्रयास किए और सफल भी हुए। तो इनके विचारधारा का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर विशेष प्रभाव था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। जो उनके नियर डियर थे, जो करीबी थे, उनके समय से पहले निधन, असामयिक समय से पहले निधन, मृत्यु, समय से पहले जो उनका निधन हो गया, उसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा दुखी थे और भीतर तक हिल चुके थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत मतलब लगे रहे, लगातार प्रयास करते रहे। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। अब ये देखो, देहांत कब हुआ? 1961 में। 1961 में उनका देहांत हुआ। और जन्म कब हुआ था? हम देखेंगे 1899 में। तो आप इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। 1899 में उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1961 में। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता और नए पत्ते। यह इनकी काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं कौन सी होती हैं? जिनको कविताओं के रूप में लिखा जाता है।
अब नाम पढ़ लीजिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, टूकर मुत्ता और नए पत्ते। फिर उन्होंने उपन्यास भी लिखे। यह एक अलग विधा होती है, गद्यखंड में होती है। कहानी जो आप गद्यखंड में पढ़ते हैं, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। आलोचना ये समालोचना होती है, जिस किसी के लिखे हुए को फिर से उसको उसकी समालोचना करना, उसके किसी पक्ष को गहराई से छानबीन करना, इस प्रकार से भी इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए कार्य किए हैं और निबंध लेखन भी इन्होंने किया। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली यह इनकी एक प्रकाशित पुस्तक है जिसमें 8 खंड हैं और इनमें इन्होंने जितना भी हिंदी का साहित्य जो इनके द्वारा लिखा गया वह सारा इसी पुस्तक में प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। एक बार फिर से देखिए, निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं, मतलब विस्तृत, बहुत ही विस्तार से इन्होंने चीज़ों का वर्णन किया है। दार्शनिकता, विद्रोह, किसी चीज़ के प्रति दूर तक दर्शन देना, दर्शन करवाना किसी चीज़ का, और विद्रोह का स्वर, कहीं कोई ऐसी कुरीति है, कुछ गलत है तो उसके लिए विरोध का स्वर उठाना अपनी कविताओं के माध्यम से, क्रांति का स्वर उठाना या श्रृंगार रस की कविताएं लिखना प्रेम की तरलता के रूप में, और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र, तो प्रकृति प्रेमी भी थे, प्रकृति पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं, उनकी रचनाओं में उपस्थित है। इन ऐसी रचनाएं उनकी मिलती हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में, पहले क्या था कि जैसे भक्ति काल में भक्ति की ही कविताएं थी, रीति काल में रीतिकालीन जैसी राजाओं महाराजाओं की थी, कुछ बंदंशे के साथ हमेशा कविताएं चलती रही। लेकिन जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आए तो उनके जो विद्रोही स्वभाव था कुछ नया करने का, कविता के भाव जगत में अपने भाव जो उन्होंने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए, कविता के माध्यम से कुछ रचा, शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव कर दिया कि ऐसा भी कविताओं में ऐसी भी रचनाएं लिखी जा सकती हैं। यह उन्होंने सिद्ध कर दिया अपनी रचनाओं के माध्यम से। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। अब मुक्तक छंद जो कविताओं में पहले नहीं था, छंदबद्ध कविताएं होती थी, और फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छंद मुक्त कविताएं लिखी। शोषित अर्थात जिसका शोषण किया जाता है, जिसको दबाया जाता है। उपेक्षित, जिसे अन्य व्यक्तियों की तरह से पोषित नहीं किया जाता। पीड़ित, जो किसी भी प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हों। और प्रताड़ित, जिनको प्रताड़ना दी गई हो, जिनको डरा कर धमका कर रखा गया हो, ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे समाज के प्रति उनकी कविताओं में
जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग जो शोषण करने वाला है, ये तो शोषित है जिसका शोषण होता है, और शोषक वर्ग जो शोषण करता है। और सत्ता के प्रति, सत्ता जो राजनीतिक दल हैं के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। मतलब इन्होंने अपनी लेखनी में, अपनी कविताओं में राजनीतिक दृष्टांत, राजनीतिक सरोकारों को भी, उनके प्रति भी, यदि राजनीतिक गतिविधियां सही नहीं है, उनके प्रति भी आवाज़ इन्होंने उठाई है अपनी कविताओं के माध्यम से। इस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हमारी हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारी हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है जो अविस्मरणीय है, कभी ना मिटने वाला है, और हिंदी इतिहास सदैव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को याद रखेगा। आज सभी बच्चे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के इस जीवन परिचय को, इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, और इसमें से छोटे प्रश्न छांट कर लिखेंगे, और कम से कम 10 प्रश्न अपने आप बनाएंगे, और जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएंगे उनको वेरी गुड दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अपने कार्य के लिए शुरू हो जाओ।